समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति किस दिशा में जा रही है, दलित समाज के भीतर क्या चल रहा है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा और मजबूत वोट शेयर है, वोट बैंक है, 20% से कहीं अधिक। तो ये सोच क्या रहा है, कभी इसके पास सत्ता हुआ करती थी और आज ये समाज कौन सी दिशा पकड़ रहा है। और दो इसमें यंग लीडर्स उभर कर सामने आए हैं, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद। इन दोनों में कितनी ऊर्जा है, क्या ये दलित राजनीति को आगे ले जा पाएंगे या फिर दलित राजनीति मेन स्ट्रीम पार्टियों में समाहित हो जाएगी। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में 26 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां दलित समाज ये तय करता है कि उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होगा। 20% से अधिक कंसोलिडेटेड वोट शेयर और ऐसा गठबंधन और ऐसा मजबूत वोट बैंक कि जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत की हो। लेकिन यह वोट शेयर और दलितों की आकांक्षाएं और इनकी पूर्ति इनकी राजनीति करने वाली पार्टियां शायद पूरी नहीं कर पाई। इस कारण है कि इस समाज ने दूसरे दलों का रुख किया। लेकिन इस बीच आप देख रहे होंगे कि दो दलित यूथ लीडर्स उभर कर सामने आए। एक चंद्रशेखर, जो भीम आर्मी की उन्होंने स्थापना की और बाद में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी, और अब वो नगीना से अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जमीन की राजनीति, आंदोलनों की उपज, संघर्षों के दम पर चंद्रशेखर का राजनीति में उभार हुआ। वो दलितों के यूथ की उन आकांक्षाओं की क्या पूर्ति कर पाएंगे जिस राजनीति के जरिए मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। क्या चंद्रशेखर सिर्फ एक पॉकेट में राजनीति कर रहे हैं, एक हिस्से में, एक रीजन तक सिमटे हैं, या फिर पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है। लेकिन बहनों भाइयों, दलित राजनीति में स्थायी मुकाम वही बनाता है जो उत्तर प्रदेश पर काबिज होता है। लेकिन चंद्रशेखर एक हिस्से तक सीमित है, अभी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में वो उतने प्रभावशाली नहीं है। लेकिन राजनीति में उनका उभार हो चुका है, वो आ चुके हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। सरवाइव कितना करेंगे, कितना लंबा चलेंगे, ये देखने का विषय होगा। लेकिन चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित आकांक्षाओं के एक प्रतीक बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाइए आकाश आनंद पे, मायावती के भतीजे और उनकी गद्दी के वारिस और बीएसपी के आने वाले वक्त के सुप्रीमो। आकाश आनंद का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भविष्य है। बहनों भाइयों, बहुजन समाज पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। खराब से खराब सिचुएशन में भी पिछले असेंबली इलेक्शन में मायावती की पार्टी ने 12.5% का वोट शेयर कलेक्ट किया था और अब मायावती ने पहली बार अपना विकल्प तैयार किया है। इसके पहले किसी नेता की इतनी बड़ी रैलियां नहीं होती थी, सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर। आकाश आनंद इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आपने देखा होगा बदायूं में, हाथरस में और बरेली में उनकी रैली, नगीना में उनकी रैली तो बहुत चर्चा में रही सोशल मीडिया के में, मेन स्ट्रीम में भी। एक कम उम्र के युवा का राजनीति में यह उभार बहुजन समाज पार्टी में उसका यूथ के प्रति भविष्य को बताता है। लेकिन क्या मायावती की विरासत को आकाश आनंद संभाल पाएंगे। उनकी परिपक्वता, उनकी भाषण देने की शैली, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर विचारों के साथ उनका जो अटैक है वो बहुत लोगों को भा भी रहा है। देख रहे हैं लोग, उन्हें सुन भी रहे हैं। बहनों भाइयों, राजनीति में जो सच है, जो दिख रहा है, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि क्या चंद्रशेखर दलितों का नेतृत्व कर पाएंगे,
क्या आकाश आनंद में इतनी काबिलियत है कि वो दलित आकांक्षाओं के प्रतीक बन पाएंगे और मायावती की विरासत के सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को साबित करेंगे? या फिर जो पिछले 2 चुनाव में हुआ है, 17, 19 और उसके बाद 22, 3 चुनाव में, इस वोट बैंक का अधिकांश शेयर, लॉयन शेयर, या तो भारतीय जनता पार्टी को गया है या फिर समाजवादी पार्टी को। मायावती को भी मिला, ऐसा नहीं है, 12.5% था उनका, लेकिन उनका जो 29% का भी वोट शेयर हुआ करता था उसका क्षरण हुआ और वो 12% पे आके टिका। तो ये 17% गया कहाँ उनका वोट शेयर? ये भारतीय जनता पार्टी इसकी बड़ी बिगेस्ट बेनिफिशियरी रही है और सेकंड बेनिफिशियरी इसकी थी समाजवादी पार्टी। लेकिन क्या आकाश आनंद 12.5% के ऊपर ले जा पाएंगे, या फिर उनको जो चंद्रशेखर से चुनौती मिल रही है उसका वो मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? आज चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश का दलित एस्पिरेशन क्या है, उसकी पॉलिटिकल लाइन क्या है और इस बार ये समाज क्या चाहता है, और इनके जो 2 यूथ नेतृत्व तैयार हो रहे हैं इनमें कितना पोटेंशियल है और ये कितना आगे जा पाएंगे। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया लाइन्स में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। मैं खुद आजाद समाज पार्टी के लोगों को उनकी रैली में भेजूंगा, जिससे कि उन्हें रैली में नहीं, समर्थन में उनको रैली में महसूस ना हो कि भाई भीड़ कम है। थोपने से कोई नेता नहीं होता है, तो समाज देख रहा है कि कौन लड़ रहा है, मर रहा है। आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और धरातल पर हम उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लीडर नहीं, हम उनके बेहतर कैसे हो, उनके हम भलाई कैसे कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट, और दलित समाज के जाने माने चिंतक डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। डॉक्टर कालीचरण जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं। जब आप ये पलट कर देखते हैं कि दलित समाज के ये जो 2 यूथ लीडर तैयार हुए हैं, इनमें आप क्या भविष्य देखते हैं, और क्या दलित समाज इनकी तरफ किसी उम्मीद से देखता है, या फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ देखता है? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, बहुत अच्छा किया आपने इस पर जो परिचर्चा रख करके आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की चर्चा नहीं हुआ करती हैं, आपने रखा है, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आमंत्रित किया इसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने ठीक कहा है कि 2 अभी जो आपने एनालिसिस किया है वो बिल्कुल तथ्यात्मक कहा है कि 2 युवाओं के बीच में, दलित नेतृत्व के बीच में ये संघर्ष है। देखिए असल में बात यह है कि जो खासकर देखिए एक तो पिछड़ों में यादव जाति पूरे देश में है और पिछड़ों की सबसे सशक्त जाति मानी जाती है, सत्ता में भी रहती है और उसका अपना एक कमिटेड वोट बैंक है। इसी तरह से दलित समाज में जाटो समाज जो है वो परिपक्व है और अपना बहुत सद कर के वोट करती है, समझदारी के साथ वोट करता है। जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया में, तब पंडित नेहरू ने और गांधी जी ने जानबूझ करके इस समाज से जगजीवन राम को लाए थे और वो समझते थे कि उत्तर भारत में या पैन इंडिया में हमें यदि शासन करना है आज़ादी के बाद भी, वो आज़ादी के पहले भी, तो वो सोच रहे थे कि इनका हमें समर्थन चाहिए, यदि ये हमारे पास नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत सही बात है और ये सही बात है कि ये दूसरा लीडर जब तक नहीं देते हैं अपना जाटो समाज, जब तक कि पहले वाला जो बर्षतम है वो एक तरह से संन्यास्त ना हो जाए या उन्हें लगे कि अब ये ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जब तक बाबू जगजीवन राम रहे तब तक मानवर कांसीराम साहब का उभार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बाबू जगजीवन राम साहब का देहावसान होता है तो फिर मानवर कांसीराम साहब के साथ और बहन मायावती के साथ ये समाज शिफ्ट होता है।
लेकिन अब इस समय जो सिचुएशन आई है वो बड़ी विचित्र है कि इस समय बहन मायावती और आकाश आनंद उनकी विरासत को लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर का उभार कितना स्वीकार्य होगा ये इस चुनाव से साबित होगा। लेकिन ये सही है कि दलित समाज से दो नेतृत्व उभर रहे हैं, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। इन दोनों में आप पोटेंशियल देखते हैं अभी भी, या इनमें से किसी को आप सुपीरियर पाते हैं? देखिए जहां नगीना जो सीट पर जो लड़ रहे हैं चंद्रशेखर जी, और वो सहारनपुर, उनका चूंकि उनका गांव सहारनपुर से 30 किलोमीटर है, और जहां इसे चुनाव लड़ रहे हैं ये बहुत अच्छी आबादी दलितों की है, खासकर जाटो समाज की है, तो निश्चय ही उनका उस तरफ कार्य क्षेत्र रहा है। युवकों में उनका रुझान जरूर है, लेकिन जैसा कि आपने बताया और जो सच भी है, दलितों को या दलितों के युवाओं को सड़क पर उतार करके हम उनका भला नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब इस चीज़ को समझते थे, मानवर कांसीराम साहब भी इस चीज़ को समझते थे, इसलिए इस तरह से दलितों का यूज कभी नहीं किया गया है। जो चंद्रशेखर जी ने एक नया ट्रायल किया है उसमें आफत ही आफत है, क्योंकि ना तो इनके पास रोजगार है, ना कोई और धंधा है, ना संपन्नता है। यही कारण है कि जब सत्ता में होते हैं तो दलितों की ओर से गुंडई का कोई प्रकरण आपको नहीं मिलता है, लेकिन अन्य पार्टियां चाहे सपा पार्टी हो, अब मैं एक अंतिम सवाल इस राउंड का आपसे पूछ रहा हूं, फिर सेकंड राउंड में आपसे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आकाश आनंद में क्या पोटेंशियल आप देखते हैं? इन दिनों आप उनकी स्पीच आपने जरूर सुनी होगी। देखिए उनका तो इस चुनाव में परीक्षण होना है। ये सही बात है कि वो लंदन से, मतलब यूरोप से पढ़ करके आए हैं, और उनकी अब देखिए जब वो अभी जो चुनाव रैलियों में जा रहे हैं तो साफ तौर पर नजरिया उनका स्पष्ट हो रहा है, और एक तरह से सारी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। माने वो शब्दावली को बोल रहे हैं जो कि कैडर की शब्दावली है। निश्चय ही इस शब्दावली को लेकर के वो चल रहे हैं, तो निश्चय ही बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। हाँ, ये सही बात है कि आकाश आनंद जी का टेस्ट इस चुनाव में केवल नगीना में ही नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में उनका होने वाला है, और मुझे लगता है कि वो जमीन को टच कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, अब तो उनका अपना नेतृत्व तैयार हो रहा है। अब तक जो आप उनके वोट पर सरकारें बनाते थे, एमपीज चुनवाते थे, एमएलएज चुनवा रहे थे, अब तो उनका नेतृत्व तैयार हो गया, अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो जो दो लोगों का आपने नाम लिया, वो नेता है, नेतृत्व तो तैयार हो रहा है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, और हमें लगता है कि इस पर अभी आपको इंतजार करना चाहिए। दूसरा, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी बेचन जी उसका विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अंबेडकर जी की चर्चा की, काशीराम जी की चर्चा की, मायावती जी की चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उसके पहले जनसंघ रहा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विचार में दलित, शोषित, वंचित रहा, और हमारे दीनदयाल जी जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेता थे, उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी। उस अंत्योदय की थ्योरी पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, और आपने देखा होगा 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गरीबों, वंचितों की बात हमेशा की, और उन्होंने अभियान चलाया इसके लिए। जनधन खाता खोलना हो, शौचालय बनाना हो, गरीबों को राशन देना हो, कोरोना काल में टीका देना हो, उनकी पेंशन बढ़ानी हो, उनको आवास मिले, उनको रोजगार मिले, उनके उत्थान की बात। कोई गरीब घर में बिना खाए न सोए, ये भारतीय जनता पार्टी के बेसिक थ्योरी में था, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण करके उसको आगे बढ़ाया। इस आधार पर आपने कहा कि इनका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। बस 30 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। तो माननीय मोदी जी ने 2019 में भी आपने देखा, एक बड़ा गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन उस गठबंधन को माननीय मोदी जी की जो विचार थे, जो सोच थी, जो काम का प्रभाव था, उसने उसको तोड़ दिया, और बड़ी बहुमत के साथ हम जीतने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रहे। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए दोनों नेताओं में अंतर है। आप नकारात्मक सोच से नेता नहीं बन सकते। किसके लिए कह रहे हैं? देखिए, अब मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नकारात्मक सोच से कोई भी व्यक्ति कभी नेता नहीं बनता। हाँ, वो एक जिले में, 2 जिले में आप नकारात्मक सोच से अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच को ये देश, ये प्रदेश स्वीकार नहीं करता है।
और हमेशा ऐसे लोग मुंह की खाए ये हैं। कंफ्यूजन है, किसके नहीं, लिए नहीं, कह रहे हो? कंफ्यूजन कोई मैं नहीं समझ जैसे पाया। आप जिसको भी खान साहब मान समझे आप? देखिए, नहीं समझा कोई। नकारात्मक सोच कौन है कभी वो? भी कहीं भी हो, कौन? हमारे अंदर हो, आपके अंदर हो, खान साहब अभी के अंदर किसके लिए कह रहे हो, हो? किसी के अंदर हो, किसी के भी अंदर आकाश नकारात्मक आनंद सोच निगेटिव हो। व्यक्ति हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नकारात्मक सोच कभी भी अस्थाई नहीं होता, ये मेरा ऐसा विचार है। दूसरा, मैं एक चीज और कहूंगा कि दलितों के लिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। 1993 में जब चुनाव हुआ था, राम मंदिर आंदोलन के बाद, हमारी 4 सरकार बर्खास्त होने के बाद हम सबसे बड़े दल के रूप में आए थे, लेकिन हम सरकार कल्याण सिंह के नेतृत्व में नहीं बना पाए। सपा बसपा गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? मायावती जी के प्राण का हमला, गेस्ट हाउस कांड ने उस गठबंधन को तोड़ा, और उस गठबंधन की सच्चाई जमीन पर गई कि एक तरफ नकारात्मक राजनीति करने वाले गुंडा, बदमाश, मवाली, हिस्ट्री सीटर जो सत्ता पर काबिज हो रहे थे, मैं कैमरामैन से कहूंगा आकाश आनंद की जरा फोटो दिखाई जाए। उत्तर प्रदेश की जनता अरे आकाश आनंद की फोटो उसको दिखाई, नकार दिया। इनको पहचानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से आकाश आनंद जी जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कल आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार न सुरक्षा दे पा रही, न शिक्षा दे पा रही, न रोजगार, इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कि नकारात्मक इन्होंने कहा नहीं, आकाश आनंद जी को अभी और अध्ययन करना चाहिए कि शिक्षा किसने दिया, सुरक्षा किसने दिया। अगर हम सुरक्षा न दिए होते मायावती जी को, अगर हम मायावती जी को सुरक्षा न दिए होते 1993 गेस्ट हाउस कांड में, अभी सुरक्षा आपने दी हुई है, तो शायद हम 93 की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं, आपने तो कहा आकाश आनंद को भी सुरक्षा दी। नहीं, उनको भी देंगे अगर जरूरत पड़ेगी। हम किसी को भी, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को, किसी को भी, खान साहब को भी, हमारी बहन प्रियंका को, हमारे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको भी जरूरत होगी। ये नकारात्मक व्यक्ति हैं। ब्रजेश जी, मैं तो नकारात्मक राजनीति की बात कर रहा हूँ। हमने क्या कहा? हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमको मुझे लगता है कुछ दहल गए हो इनसे। नहीं, दहलना किस बात का है ब्रजेश जी? हम कहाँ दहलते हैं? अरे भाई, उनका नेतृत्व उभर कर खड़ा हो गया। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमने एक अपनी पार्टी, 30 सेकंड अपनी बात खत्म कर दूं, हमने एक अपनी पार्टी 1977 में कांग्रेस के खिलाफ लड़के हमने सरकार बनाई, और दोहरी नागरिकता के सवाल पर हमने पार्टी देश के लिए छोड़ दिया, और 80 में भाजपा बनाए। आज हम चल रहे हैं। हमारे लिए देश प्रथम है, समाज प्रथम है, विकास प्रथम है। इस नाते हम भारतीय जनता बहुत शुक्रिया। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने देखा होगा इन दिनों आकाश आनंद की स्पीच बड़ी पॉपुलर है। कल उन्होंने बरेली में कहा कि ये लाल टोपी वाले गुंडे, अब आप जिनके वोट पर अभी तक अपनी ताकत दिखा रहे थे, अब उनका नेतृत्व भी यूथ करंट के साथ तैयार है। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं आप? नहीं, मैं डिस्टर्ब कहा हूँ आपने शुरुआती संदर्भ में। अब मैं तो हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो हंसते रहिए, बात करते रहिए। ये आपका अपना भ्रम और दृष्टिकोण है, और उसे पूरी तरह से उसे कहने की आपको स्वतंत्रता है। आकाश आनंद ने जो बात कही, वो आकाश आनंद अपने पार्टी के महासचिव हैं, और उन्हें कहने की पूरी स्वतंत्रता है कि कौन क्या है। लेकिन आकाश आनंद को एक सवाल जरूर अपने आप से भी करना चाहिए कि आपने जो अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि जिनका वोट 29% था, आज वो कहाँ पर खड़े हैं, तो अपने आप से भी एक सवाल करना चाहिए। वो एक अदम गोंडवी की लाइन है साहब, कि आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूँगा आपको, और जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर और मर गई बुधिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। उस दलित की आप बात कर रहे हैं। हम लोग तो, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे यहाँ देख ही रहे हैं आप, मिठाई लाल से लेकर के, और अभी हमने एक दलित को राज्यसभा भेजा, आपने देखा ही। और हमारे यहाँ दलितों का एक संगठन है, हमारे यहाँ बाबा साहब वाहिनी है। तो हम तो चाहते हैं कि कांसी राम जी का जो विचार है कि राजनीतिक व्यवस्था में बिना प्रतिनिधित्व के, किसी वर्ग का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो वर्ग समाप्त हो जाएगा, और उसके लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही एक ऐसा नेतृत्व होगा जो सामान्य सीटों पे भी हम लोग तो दलितों को लड़ा रहे हैं। नहीं, मैं आप देख नहीं रहे मेरठ में, आप हमारे दृष्टिकोण और हमारे पर जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अयोध्या पर भी देखा जो आप भूल गए। व्यग्र और बेचैन तो वो लोग हैं, व्यग्र और बेचैन तो वो लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि हम 400 के पार हैं, और जनता कह रही है कि अब की बार बीजेपी की हार। उनसे इसी उत्तर प्रदेश में जब लोग सवाल कर, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित यूथ का नेतृत्व तैयार हुआ तो
मेन स्ट्रीम पार्टी के लोगों की नींद उड़ गई है, ऐसा दलित विश्लेषकों का मानना है। नहीं, जो कोई भी विश्लेषक हो उसे मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादियों का ये मानना है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, और हम किसी को बात कहने पर और हम जेल में भेजने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो आप जैसे पत्रकारों को, हेमंत शर्मा जैसे कितने पत्रकारों को हम लोग प्रोत्साहित करते थे। अब इसमें आप बात कह देंगे तो हो सकता है ईडी आ जाए, कल के दिन में आपका दफ्तर बंद हो जाएगा। तो हम तो बात कहने के अरे आपका नहीं बंद होगा, हमारा पहले बंद होगा। अरे आप कभी अपना भी बंद करा साहब, आप भूल गए इतना जल्दी। अच्छा, इनको पहचानते हो? बिल्कुल पहचानते हैं। इनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? बिल्कुल पहचानते। इनके लिए सीट नहीं छोड़ी। सवाल ये है जो आपने सवाल किया कि इनको हम सपोर्ट क्यों नहीं करते, उनसे ये पूछिए कि वो हमारा सपोर्ट क्यों नहीं करते। ये तो सवाल दोनों तरफ। हमारे पास खुद वहां से नगीना से मनोज जी हमारे प्रत्याशी हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे देश का दलित माननीय अखिलेश यादव जी को साधुवाद दे रहा कि सामान्य सीटों पर भी दलितों की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए सामान्य सीटों पे भी दलित और वंचित वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खड़ा कर रही है। और अभी हाल ही का अगर आप घोसी के उपचुनाव का देखें तो वहां सबसे ज्यादा अगर दलित वर्ग के भाइयों ने किसी को वोट दिया, वो दलित वर्ग भी जानता है कि उसको आधुनिकता से 25 लाख लैपटॉप जब अखिलेश यादव देंगे तो दलित वर्ग का भी नौजवान, जिस तरह बाबा साहब आप आकाश आनंद और चंद्रशेखर के राजनीतिक उभार को स्वीकार करते हैं? हम किसी के भी राजनीतिक उभार को समाजवादी पार्टी के लोग नहीं नकारते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में ही दलितों का एक अच्छा नेतृत्व है और उन पर इस देश के और उत्तर प्रदेश के दलितों का भरोसा। प्रियंका गुप्ता जी, आपने देखा होगा कि अभी आकाश आनंद ने कल बरेली में राहुल गांधी पे किस तरह हमले किए कि एक आदमी जोड़ रहा है, फेविकोल का कौन सा जोड़ लेके घूम रहे हैं कि जोड़ ही नहीं पा रहे। आखिर क्या कारण है कि आकाश आनंद तक आपकी पार्टी पर हमलावर है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से मायावती जी की बात अगर करें तो आप जिस तरह से देखिए इंडिया गठबंधन से उन्होंने दूरी बनाई, उसे साफ जाहिर होता है कि वो किसकी मदद करना चाह रही है और क्या वो डरी हुई है। दूरी बनाई, हाँ, क्या वो डरी हुई है? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। अब वो तो समय निकल गया ना, वो समय निकल गया ब्रजेश जी। और ये डर जिस तरह का डर देखने को मिल रहा है, उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज किस तरह से लोकतंत्र का हनन कर रही है। कह रहे कौन सा फेविकोल लेके राहुल गांधी घूम रहे हैं कि भारत जुड़ नहीं रहा उनसे, मजाक उड़ाने की कोशिश की। नहीं, लोकतंत्र को जोड़ना है। अभी ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र बचाने की, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और वैसे भी मैं आजाद जी से भी यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, भारत समाचार के माध्यम से, कि इनको भी जो ये गेतली चढ़ाई है ना, इसमें चाय भारतीय जनता पार्टी की ना पकाएं। और अगर उन्हें लगता है कि उनको अगर कौन बीजेपी की चाय पका रहा है, अरे ये और क्या, आप देखिए किस तरह से, आप बताइए ना, अगर उनको इस समय लोकतंत्र बचाना है और संविधान बचाना है, अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा है तो उन किसी बीजेपी में चला गया, ये तो मौके मिल जाएंगे। तो संघर्ष कर रहे हैं। अरे सर, लोकतंत्र रहेगा तब तो ये मौके मिलेंगे। मैडम 36 मुकदमे हैं चंद्रशेखर पर। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो ये कहाँ जाएंगे? जो उस आदमी ने अकेले दम दलित यूथ की एस्पिरेशन की, संघर्षों की लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री लोग 6 अप्रैल की घटना नहीं भूले। ये कैसे बाहर हैं, ये भी तो सोचिए। तो जेल तो रहे, क्या चाहती, क्या जन्म जेल रहे? तो ये बताइए, चंद्रशेखर बहुत लंबे वक्त तक जेल रहे, मुझे उन पर प्राण घातक हमला हुआ, हत्या की कोशिश हुई। लोकतंत्र बचेगा तो केतली फिर बच जाएगी, पर अगर लोकतंत्र नहीं जो बचेगा आपके यहाँ जाए वही लोकतंत्र है। नहीं, सुनिए, तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और ये जो दलित और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं उनकी गिनती भी नहीं हो पाएगी। जो लोग आपके पास आए वही लोकतांत्रिक हैं, बाकी सब बीजेपी के साथ हैं। देखिए, मुझे लगता है, मुझे बताइए चंद्रशेखर इस आदमी में क्या कमी आपको दिखती है? कोई कमी नहीं है, मैं क्या कह रही हूँ। तो क्यों आपने तो कहा बीजेपी के साथ ही है? अरे तो अपनी लड़ाई लड़ना क्या बीजेपी के साथ ही होना? आप सीधे सीधे बताइए ना सर, क्या किसकी मदद कर रहे हैं ये लोग? मुझे आप बताओ। मुझे अगर इनको लगता है कि लोकतंत्र बचाना है तो लोकतंत्र कौन पार्टी बचा पाएगी आज की डेट में? इंडिया गठबंधन बचा पाएगा सिर्फ और सिर्फ। एक कैंडिडेट जीत कर क्या कर लेगा देश में? 50 सांसद भी नहीं और पूरा देश बचाने का आप अकेले। इंडिया गठबंधन की ताकत है, उसको देखिएगा कि ये जो है ना, देखिए ये दोनों दलित यूथ का उभार हो चुका है। अब आप लोग का बहुत टाइम हो गया, ज्यादा वक्त नहीं मुझे लगता है कि ये अपना हिस्सा लेकर जाएंगे आपसे। हिस्सा तो तभी लेंगे ना जब डर से बाहर आएंगे। जब तक ईडी सीबीआई का डर रहेगा ना, तब तक ये सब बाहर नहीं आ पाएंगे। मैं डॉक्टर एम एच खान को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। पहले तो आपने सबकी बात सुनी, इसके लिए भी आपका शुक्रिया कि आपने समय दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब ये जो नया नेतृत्व दलित समाज में तैयार हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल आप किस में पाते हैं? नहीं, देखिए, आनंद जी जो हैं उनको ट्रेनिंग बहन कुमारी मायावती जी दे रही हैं। एक ऐसी नेता दे रही हैं जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं।
ट्रेनिंग दे रही हैं और वो ट्रेंड होके फील्ड में तैयार होके आगे आ गए हैं। अच्छा। चंद्रशेखर आजाद, आज चंद्रशेखर आजाद हैं, कल को रावण कहते हैं अपने आप को, रावण कहते हैं। रावण किस लिए अपने नाम के आगे लगाया? दलितों के उत्थान में या दलितों के नौजवानों को उकसाने का काम करते हैं, उन पे मुकदमा डलवाने का काम करते हैं। जब मुकदमा जल जाता है तब जेल से अरे छुड़ाने भी अपनी नहीं लड़ाई जाते। लड़ने को आप मुकदमा अपनी कहते हैं? लड़ाई नहीं है आप ये। में, हाँ? अपनी लड़ाई नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं? अपनी लड़ाई नहीं है ये। किसकी लड़ाई है फिर? ये स्वयं की लड़ाई उनकी है, समाज की लड़ाई नहीं है। चंद्रशेखर ने समाज में समाज दलित की के लड़ाई नहीं। यूथ की मान्यवर एस्पिरेशन काशीराम की, जी, महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ी। सुन लीजिए मिश्रा जी, मान्यवर काशीराम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये संदेशा देते रहे हमेशा कि अपने लोगों को सड़कों पर मत उतारो, लाठियां मत खिलवाओ, जेल मत भेजो, अपने लोगों में संगठित बनो, शिक्षित हो और अपने साथ लोगों को जोड़ो। आप प्रेरित ये कर रहे क्या हैं कि जरूरत है? आप प्रेरित कर रहे हैं कि कोई अपनी मांग को लेकर कोई संघर्ष न करे, अरे साहब। कोई सड़क पर ना आए। आप किस तरह का समाज चाहते हो? अरे साहब, आप तो क्या- बसपा के प्रवक्ता की तरह आप- बोल रहे हो। आप क्या- आपको क्या- चंद्रशेखर में कोई संघर्षशील व्यक्ति की छवि नहीं दिखती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती है। जो व्यक्ति लोगों को उकसा करके जेल में डालने का काम करे वो व्यक्ति समाज के लिए घातक होता है। क्या अपने लिए किया? आप अपने क्या लिए किया, चंद्रशेखर ने अपने लिए किया? अपने लिए किया। आप भाषा देखिए, डीएम से, एसपी से, सीओ से, आप मुझे जानते नहीं हो, समझ लेना। तो आप क्या चाहते हैं? अबे जाके पैर कमाल छू है ले? क्या? नहीं, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? कोई पैर छू ले जाके डीएमएसपी का? आप डीएम आप ये सिखाते हो? अगर डीएम हाँ? एसपी से आप कायदे से बात करोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। जब आप दंगाइयों की तरह बात करोगे तो सुनी नहीं जाएगी। तो चंद्रशेखर दंगाई हैं? हाँ, बिल्कुल दंगाई है। और ये तो आज उभरता हुआ चेहरा है अच्छा जी। ऑल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में इसकी रैलियां हो रही हैं। इनकी बहुजन समाज पार्टी की रैलियां पूरे हिंदुस्तान में हो रही हैं। ये कहां है? ये गांव के छोटे से गांव में पड़े हुए हैं। कहां निकले? देवरिया गए, आप बलिया तो गए। ये भाई साहब कहाँ गए? ये जाएंगे अब जहां जा अच्छा। जहां जा जो जा रहा है वो जीरो आपकी नजर में, जो जाएंगे नहीं वो जाएंगे स्टार नहीं। आपकी नजर में। आप हमारी बहन कुमारी मायावती जी भी जा चुकी हैं और जगह भी जा चुकी देखिए हैं। दो अंतर समझिए खान नहीं, साहब, आप तो अंतर- समझदार आदमी। नहीं, एक हम सवाल समझ लीजिए, रहे हैं, एक हम सवाल समझ रहे हैं लीजिए। एक जमीन से संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ व्यक्तित्व और एक जिसको उत्तराधिकारी बनाया गया, तो अंतर साफ है आपके सामने। अंतर साफ नहीं है। अंतर साफ ये है कि जो समाज की भलाई करे वही नेता है। जो समाज को फंसाए, जो समाज के बच्चों को जेल में भेज दे, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो जाए, वो नेता नहीं है, वो अपना स्वार्थी है। सीधी तो सी बात। इनके पास क्या है देने के लिए? इनके पास तो है, इनके पास देखिए। ये तो सबके ऊपर आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं फेविकोल। बताइए, मोदी योगी जी जैसे नेताओं को भला बुरा कहते हैं मन से। नहीं, आप बताइए मुझे ना, आप इनको लाल टोपी और न जाने क्या क्या बोलते हैं। नहीं, ये अच्छा, कोई नहीं, भाषा नहीं, है? नहीं, लाल टोपी कैसे बोलते हैं वो? लाल टोपी क्या है बताइए मुझे आप। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। लाल टोपी माने हर मुसलमानों को लाल टोपी पहना दिया इन्होंने, और लाल रंग और सिल्क का कपड़ा मुसलमानों के लिए हराम है। मुसलमानों के लिए हराम है लाल रंग। आराम से इतना लाउड क्यों हो रहे हैं? बता रहा हूं, ये लोग, इन लोगों ने मुसलमानों को छला है। तो इनमें आप बताइए जरा, इनमें पोटेंशियल। मैं मुसलमानों पर फिर चर्चा बात ना करूंगा। काटिए, हमारी बात ना काटिए। हम मुसलमानों अब पर हम नहीं, मुसलमानों इन की पे बात आइए, करेंगे, इन पे। हम दलितों की बात करेंगे, इन पे बात। दोनों का मुसलमान दलित मिलके इनको आप हराएंगे। क्या बहन जी की बहन चॉइस के जी- बारे में दो बता भी नहीं पा रहे हैं कि इनमें क्षमता क्या है? क्षमता क्या है? और आप मुसलमान आप पे चले बताइए गए। उसकी क्या qualification क्षमता है? क्या है? क्या क्षमता है? आज उसके जनसभाओं में भीड़ देखिए क्या हो रही है। तो वही तो नगीना बताया में कुछ। क्या, जहां से ये लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, रावण जहां से लड़ रहे हैं वहां तक एक तो उनका नाम रावण नहीं, आप अपमानित करने की कोशिश बार बार रावण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने नाम क्या नहीं, किया? अब चंद्रशेखर आजाद हैं वो। अब नहीं, अब है ना, अब आप बदल रहे हो, लेकिन शुरू में आपने चंद्रशेखर रावण कहा आपने। तो सुन लीजिए ठीक, मैं मेरी ब्रजेश बात। शुक्ला जी को मैं- मैं सेकंड राउंड में नहीं, ले नहीं, लूं। बहुत बातें हैं 5 सेकंड, आप। मैं आ जाऊंगा आपके इनको पास। क्या धोने जस्ट दीजिए, वेट, जस्ट जैसा इनको वेट। पैर कर मैं दीजिए। ब्रजेश शुक्ला जी को इनवाइट करता हूं। ब्रजेश जी धन्यवाद नहीं, आपका। इनको धो मैं दूं, लीजिए। बिल्कुल, हाँ। नहीं, इनको अरे धो पूरा लीजिए। साबुन दूंगा आपको, अलग से धोइएगा। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इन्वाइट करता हूं। ब्रजेश जी धन्यवाद आपका। इन दिनों आप देख रहे होंगे आकाश आनंद की स्पीच भी आपने ब्रजेश शुक्ला जी सुनी होगी। आप उनमें किस तरह का पोटेंशियल पाते हो? क्या वो आने वाले समय में दलित समाज को लीड करने की स्थिति में हैं? उनमें वो पोटेंशियल, वो क्षमता है? और दूसरा, चंद्रशेखर के उभार को भी आप किस तरह से देखते हो? ब्रजेश शुक्ला जी। ब्रजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, ब्रजेश जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे
मेरा संपर्क हो और मैं इस परिचर्चा में उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। कालीचरण स्नेही जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कालीचरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो तर्क इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए खान साहब ने, ये चंद्रशेखर के उभार को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं और कांग्रेस का भी मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन किसी दलित यूथ के नेतृत्व को और उसके संघर्ष को देखे बिना उस पर इस तरह से एक तरफा राय बनाना, क्या ये उचित बात है? नहीं, देखिए जिस तरह से इन्होंने बातों को रखा है वो मुझे लगता है तथ्यात्मक दृष्टि से उन्होंने ठीक ही कहा है। हाँ, ये सही बात है कि चंद्रशेखर जी के लिए दंगा या इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए माननीय नेताजी ने जब अखिलेश जी को मैदान में उतारा तो एक तरह से प्रशिक्षण ही था। उस समय सब लोग उनको बबुआ कह के मजाक उड़ाते थे, ठीक है। तो ये तो होता है, तो एक प्रशिक्षण हो रहा है, एक विरासत है उनके पास। और ये सही बात है कि देखिए मैंने भी कहा है कि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, खूनी क्रांति में हमारा कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात है, हथियार ना हमारे पास हैं, हम तो हाथ वाले आदमी हैं। मतलब हम तो रोटी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जेलों में अभी भी जाकर के बहुत हमारे लोग पड़े हुए हैं जिनकी ना बेल मिल पा रही, ना जिनकी पैरवी हो पाती है। तो ये सही बात है कि आकाश आनंद जी के पास एक विरासत है और उस विरासत, उनका जो मध्य वर्ग है दलित वर्ग का, खासकर जाटो समाज है, वो अभी किसी भी कीमत में चंद्रशेखर जी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए पहले बहन जी का भी उभार हुआ है तो वो इसी तरह की भाषा लेकर के आई थी, जमीनी भाषा। और जिस तरह से आपने कहा चंद्रशेखर जी जिस तरह तो से क्या आपको आकाश आनंद की स्पीच में, उनकी भाषा शैली में, जिस तरह से वो मुद्दों को उठाते हैं, आप में उनको वो राजनीतिक क्षमता दिखती है कि आने वाले समय में यूपी जैसे मोस्ट पॉलिटिकल स्टेट में अपनी लीडरशिप को तैयार कर सकें? हाँ, मैं तो कहूंगा कि अभी उन्हें और अपने भाषा के तेवर और बदलने चाहिए, जरा ओज और अधिक तेजस्वीता लानी चाहिए। क्योंकि दलित वोटर तभी आकर्षित होता है। हम देखते हैं कि वो 4 जो नारे थे वो नारे ना लगते तो कभी भी जो दलित तरह से एकजुट ना होता। मानवर कांसीराम के नेतृत्व में जो नारे लगे थे, तो ये इसी से तो क्योंकि दलित अस्मिता का सवाल है। देखिए दलितों के लिए, खासकर जाटो समाज के लिए रोटी पानी की समस्या नहीं है, उनके लिए स्वाभिमान नंबर 1 है। क्योंकि सत्ता में रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। बाबू जगजीवन राम ने जब नेतृत्व किया है देश का, 50 वर्ष तक नेतृत्व किया है और सत्ता में कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो ये वर्ग सब जगह सर्वाधिक लाभ लेकर के, क्योंकि उनमें क्षमता है, वो करते हैं। तो ये वर्ग और आप वो राजनीतिक क्षमता आकाश आनंद में पाते हो, उनमें वो मैच्योरिटी है कि वो लीड कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ब्रजेश जी को इनवाइट करता हूं। ब्रजेश जी, आप इन दिनों आकाश आनंद और चंद्रशेखर को स्टडी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे दोनों लोगों के काम और उनकी राजनीति, मुद्दे उठाने के उनका तरीका। इन दोनों में आप किस में अधिक पोटेंशियल पाते हो और दोनों की राजनीतिक क्षमता की अगर तुलना करनी हो तो आप किस तरह से करोगे? ब्रजेश जी, मुझे जाने का मौका मिला है नगीना में मैंने देखा है चुनाव वहां पर। वास्तव में नगीना में पहले ये प्रयास किया जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने कि किसी तरह ये राहुल गांधी से भी मिले थे, अखिलेश यादव से भी मिले थे और उन चाहते थे वो सीट उनको मिल जाए। लेकिन उसके बाद जब सीट नहीं मिली तो वो स्वयं अपनी पार्टी के उससे मैदान में उतरे हैं। अब बहुत आक्रामक चुनाव लड़ रहे हैं वो, और इतना आक्रामक लड़ रहे हैं कि साहब वो छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं, जाके लोगों से मिल रहे हैं। अब उनका रास्ता बड़ी तेजी से रथ आगे बढ़ रहा था। उसी बीच मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनका पदार्पण होता है वहां पर। इसके बाद स्थितियां वहां बदली हैं। अच्छा, एक बात समझने की जरूरत है। स्थितियां बदली? हाँ ब्रजेश जी, एक बात समझने की जरूरत है। मैंने नगीना नहीं, मैं सहारनपुर है, मुरादाबाद है, अन्य क्षेत्रों में वहां कहीं किसी को कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ मायावती का है। क्योंकि स्वयं वहां पर चंद्रशेखर हैं, इसलिए उनका जो है उनको दलित वोट मिल रहे हैं। और दलित वोटों के कारण जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे, एक तरफा लग रहा था। और मुझे समाजवादी पार्टी के लोग मिले थे, कह रहे थे कि साहब ये गड़बड़ हो गया है और इनको समर्थन दे देना चाहिए था। लेकिन जिस ढंग से एक तरफा आगे बढ़ रहे थे उसमें एक ब्रेक लगा। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मायावती और उनकी पार्टी आकाश आनंद को आगे करके ये जो चंद्रशेखर का राजनीतिक उभार हो रहा है इसको दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, दो तरह से इसको समझने की जरूरत है।
एक तो चंद्रशेखर चाहते हैं कि किसी तरह नगीना को जीत करके वो ये मैसेज दे दें कि मायावती, बसपा का जो उभार है, जो बसपा की दलित राजनीति है, उसका पराभव हो चुका है, उसका पटाक्षेप हो चुका है, और उसके बाद वो जो हैं वो नए मसीहा के रूप में उभरे हैं, और उस खतरे को मायावती समझ रही हैं। अभी आकाश आनंद गए थे, आप देखिए, मैं यदि गलत नहीं हूं तो मायावती का भी दौरा वहां लगेगा, और उसके बाद आप आकाश आनंद में वो राजनीतिक परिपक्वता देखते हैं कि वो मायावती की विरासत को लीड कर सके? देखिए, वास्तव में जो उनका स्टाइल है बोलने का, चेहरे बोले की स्टाइल तो है ही उनका जी, और उनके जो बोलने की स्टाइल है वो बहुत ही ठीक है। अभी शुरुआत है उनकी, लेकिन मुझे लगता है कि उनका भाषण मायावती से कहीं ज्यादा बेहतर तीखा होगा जाके आगे आने वाले दिनों में, और उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, जो मुद्दे उन्होंने वहां पर उठाए हैं, नहीं मैंने भी महसूस किया, काफी रिसर्च करके वो जाते हैं तब बोलते हैं। हाँ, और उनकी बोलने की शैली और बिना लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये मतलब खास बात है। नहीं, जो नगीने मुद्दा उठाया ब्रजेश जी, वो बड़ा मारक मुद्दे हैं, वो प्रभावशाली हैं, वो पुरानी तमाम इतिहास को बटोरते हुए कि साहब ये फंसा देंगे, ये मुकदमे पे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये नए मसीहा आ गए हैं। तो जो बहन जी का जो है नहीं, लोगों के मन में, जो दलितों के मन में जो बहन जी के प्रति एक सम्मान है, स्नेह है, उस चीज को उभार कर वीरेंद्र जी भी आ गए हैं ब्रजेश जी इस डिबेट में, मैं उनको भी जोड़ना चाहता हूं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। जब आप इन दिनों कवरेज देख रहे हैं सारा कुछ, आप क्या पाते हैं कि चंद्रशेखर और आकाश आनंद के बीच जब आप तुलना करते हैं, और दूसरा मेन स्ट्रीम की जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यूपी में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जिनको बड़ा एक वोट शेयर दलितों का मिल रहा है, ये इनके लिए कितना चिंता का विषय है, इन दोनों का उभार? देखिए, एक सियासत में अपनी पार्टी बनाकर संघर्ष कर रहा है, और एक विरासत में एक पार्टी से नेता बनकर आया है, और वो अब आगे पार्टी को कंधों पर उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। ब्रजेश जी, 2014 में मोदी के उभार के बाद से देश में और उत्तर प्रदेश में मायावती की दलित वोटों पर लगातार पकड़ कमजोर हुई। हालांकि जब 2014 का परिणाम आया था लोकसभा का, तब मायावती को सीटें तो 0 आई थी, लेकिन उनका वोट बैंक 22% के लगभग था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन धीरे धीरे वो सरकता गया, और आधा लगभग सरक चुका है। तो ये लोग अब जानते हैं कि भाजपा मायावती के लिए चंद्रशेखर से ज़्यादा बड़ा खतरा है। जब कभी भाजपा से दलित हटेगा तब अलग बात है, अभी तो भाजपा के साथ दलित काफ़ी बड़ी संख्या में गया है, और पिछले कई चुनावों में वोट हासिल किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभार्थी योजना है, जो दलितों के घर में खाना खाने की योजना है, जो किसानों के सम्मान निधि का मामला है, और तमाम सारी जो योजनाएं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये जो चल रही है, इसका बहुत बड़ा लाभार्थी वोट बैंक वो दलित है, और वो भाजपा के साथ है जो फ्री राशन भी ले रहा है। तो वो इतना आसानी से अब कहीं जाएगा, ये थोड़ा कठिन है। पिछले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक अवसर था कि वो चुनाव लड़कर विधानसभा चुनाव जीतकर आ जाते जी, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत फाइनल नहीं हो पाई, और वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस बार लगभग इनका सब मामला ठीक था। वो तो बीच में जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए, अब चंद्रशेखर न इधर के रहे न उधर के रहे। हालांकि आकाश आनंद और चंद्रशेखर दोनों में एक समानता ये है कि दोनों को केंद्र ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हाँ, ये वास्तव में और गया, दोनों ये इम्पोर्टेंट बात कही सरकार के गनर लेके घूम रहे हैं। अच्छा, समीर सिंह ने कहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों सुरक्षा बार बार कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आप देखिए कि भाजपा की जितनी अभी तक सभाएं हुई हैं, उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
किसी ने मायावती पर उतना कठोर प्रहार नहीं किया है जितना वो इंडिया गठबंधन पर कर रहे हैं। तो इससे ये एक साफ है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती का कुछ जरूरत पड़े, इसलिए थोड़ा से। लेकिन आप आकाश आनंद की स्पीच सुनिए, वो मोदी सरकार पर भी हमलावर हैं और योगी सरकार पर, वो कमी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मायावती ने जब अकेले लड़ने का फैसला किया था तो इसी आधार पे किया था कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी, वो सबको देख चुकी हैं। लेकिन वो ये भी देख चुकी हैं 2014 का परिणाम क्या था, वो 2019 के भी परिणाम को देख चुकी हैं जब सपा के साथ गठबंधन करके लड़ी थी। राजनीति की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं और मनोज काका की पार्टी के लिए कहने का अवसर भी कि वो सीबीआई और ईडी से डरती हैं। लेकिन मायावती ने इस बार ऐसे ऐसे प्रत्याशी दिए हैं कि कई जगह बीजेपी के लिए ही वो सिरदर्द हो गए हैं। अभी जब मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर के चुनाव में सहारनपुर में तो उनका प्रत्याशी लगभग जीत गया था और कई जगहों पर उनको बहुत अच्छे वोट शहरों में भी मिले हैं। तो ये तो जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कई सीटें सांसदी की जीती थी, उनका अच्छा वोट बैंक है। अभी चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश में वो फैलाव नहीं कर पाए जो मायावती ने किया। ये जरूर है कि मायावती मुख्यमंत्री रही कई बार, उनके नाम के साथ एक बड़ा उनका जनाधार। नहीं, मैं मायावती और चंद्रशेखर की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आकाश और चंद्रशेखर के बारे में कह रहा हूं। ब्रजेश जी, एक आदमी अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, कई बार जेल गया जी। एक आदमी को विरासत में चीजें मिली हैं जी, वो सीधे हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे हैं। तो आकाश के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। तो विरासत उनको मायावती की ही तो आगे बढ़ानी है और उन्हीं के नाम पर वोट मिलना है। जी, कंक्लूड करें, थोड़ा वक्त का अभाव है। दलितों की पूरे देश में एक जमाने में नेता रही, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह उनके विधायक जीतते रहे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। तो आज भी वो दलित आइकान हैं। तो उन्हीं का चेहरा आगे लेकर आकाश आनंद सियासत में उतरे हैं और अभी उनका सियासी इम्तिहान बाकी है। अभी उनको और तजुर्बा करना है, अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं बने हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो आगे जाएंगी। लेकिन एक भ्रम पैदा जरूर हुआ कि ये दोनों को भाजपा ने वाई कैटेगरी सुरक्षा काहे दे दी। आखिर विपक्ष के किसी और नेता को नहीं मिली, दोनों को पुचकार रही है। क्या जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद की इसमें मदद की या आप आकाश आनंद को जो मिली वो क्यों मिली? तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कहा जाता है कि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए भी वही रास्ता सही है। हर व्यक्ति को अपना रास्ता अपनी योग्यता और क्षमता से चयन करना चाहिए और आकाश आनंद के लिए भी और चंद्रशेखर आजाद को भी यही काम करना पड़ेगा। बहरहाल सुनिएगा कि दोनों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है और अनवर जलालपुरी का एक शेर है कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी, और मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का और सिमट के रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि केंद्र में सरकार आपकी है और आपने चंद्रशेखर और आकाश दोनों को Y+ सिक्योरिटी दे रखी है। इसी सुरक्षा का जिक्र आप पहली चरण में कर रहे थे, जो मैं समझ नहीं पाया था। नहीं ब्रजेश जी, जिक्र तो हम उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की कर रहे थे और उस जनता की सुरक्षा में आकाश आनंद भी आते हैं और चंद्रशेखर रावण भी आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है और सुरक्षित रहे ये हमारी सरकार की गारंटी है और ये 17 से हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। और जो अभी बेचन जी जिस बात की चर्चा कर रहे थे कालीचरण जी कि हमको रोटी की कमी नहीं है। आज दलित अपना काम कर रहा है,
उसको सुरक्षा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में। किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि जो उनको आंख दिखाए और उनके साथ अत्याचार अन्याय करे, जो पिछली सरकारों में होता था। हमने उसको खत्म किया है। और मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं जिस बात को मैंने ब्रजेश जी कहा था जी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, राजनीतिक एजेंडे में दलित का विकास हो, दलित का उत्थान हो, और समाज का अंतिम व्यक्ति अगर विकास नहीं करेगा, उत्थान नहीं करेगा, तो ये देश परम वैभव पर नहीं पहुंच सकता, ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। इस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। जब आकाश ये कहते हैं कि आप दलित आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा, सिक्योरिटी और रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपकी पार्टी ने तो जवाब दिया नहीं आकाश। नहीं, देखिए हम दे रहे हैं ना। देखिए, हम ही ने किया, हमने तो उनकी पार्टी को भी दिया। हमने मायावती जी, हमारे पार्टी से कोई लेना नहीं देना था, समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन थी, समाजवादी पार्टी के गुंडे उनको गेस्ट हाउस में मार रहे थे। हमारी पार्टी के नेता आज नहीं है इस दुनिया में, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गेस्ट हाउस तक गए अपने लोगों को लेके और उन्होंने जान बचाई, और पुलिस उस समय समाजवादी पार्टी के गुंडों के साथ खड़ी थी। तो ये जवाब आपने आकाश आनंद को क्यों नहीं भिजवाया था? नहीं, हम दे रहे हैं। आकाश आनंद अगर देख रहे हो टीवी तो उनको सुनना चाहिए। ठीक मैम, थैंक यू। और हम बस थोड़ी देर में, मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। ये जरूर है ब्रजेश जी, मैंने जो कहा कि नकारात्मक राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। ये किसके लिए कह रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नाम क्यों नहीं दोहरा रहा हूं? ये है कि ये है? सकारात्मक राजनीति ही आगे बढ़ती है और सकारात्मक राजनीति ही भारतीय जनता बहुत पार्टी धन्यवाद कर आपका। रही है। मनोज काका जी, ये चंद्रशेखर और आकाश, इन दो चुनौतियों का सामना आपकी पार्टी कैसे करेगी? नेतृत्व तो उभर चुका है, आप दबा नहीं सकते। नहीं, हमारी पार्टी तो दलितों के जो सम्मुख जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर रही है, उसके निराकरण पर काम कर रही है। हमारी पार्टी ये पूछ रही है कि हाथरस में एक बेटी को कौन जला दिया। हमारी पार्टी ये पूछ रही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन करके चले आते हो, कम से कम रिपोर्ट पढ़ लेते। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि इस देश में सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अगर अपराध कहीं हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये सवाल है। अभी हमीरपुर में जो दो बेटियां, एक भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर की बेटियां जो मारी गई, किस कम्युनिटी की बेटी थी? हाथरस वाली बेटी किस कम्युनिटी की थी? इसी उत्तर प्रदेश में अभी बीएचयू में आकाश आनंद का मुकाबला करने के लिए आपके पास कौन है? अरे आकाश आनंद का मुकाबला कैसी बात आप कर रहे हैं? क्यों नहीं? आकाश आनंद का जितना संघर्ष होगा उससे हजारों गुना ज्यादा समाजवादी पार्टी में मनोज काका जैसे कार्यकर्ताओं का होगा। आपके चैनल ने हजारों बार दिखाया है, मैंने खुद दलितों की लड़ाई। एक आदमी जो संघर्ष कर रहा है इसको तो आप बता रहे हो कोई संघर्ष नहीं को देखा है भाई? नहीं, इनके संघर्ष को तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। नहीं, देखिए, मैं आपने संघर्ष की बात कही, इनको रिकॉग्नाइज करो। हमने फिर शुरू में भी कहा, और हम सभी समाजवादी लोग, सवाल मेरा नहीं है, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा कोऑपरेट कर दें। कैसे हो, सुन लीजिए, बस खत्म कर रहा हूं। खत्म कर। उसका अगर कोई किसी के पास विजन है, दृष्टिकोण है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के। बीएसपी की तरफ से एक आरोप लगा है कि जांच एजेंसियों पर जो छापे पड़ते हैं ना, उसमें बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं, वो भी करवाते थे और आप भी करवाते थे, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, मैं पहले तो आकाश आनंद जी की स्पीच पे आती हूँ कि उनकी अपरिपक्वता इस तरह से दिखती है कि जब वो देश जोड़ने की तुलना वो फेविकोल से कर देते हैं। मतलब इतना कैसे कोई मतलब सोच भी सकता है कि देश को जोड़ने के लिए फेविकोल का? वो तो मैंने याद दिलाया तब आप लोग, वरना किसी ने सांस नहीं ली कांग्रेस से। और सुनिए, ये डरे हुए लोग ना 24 का रण नहीं लड़ पाएंगे। 24 का रण वही लड़ेगा। कौन डरा हुआ है? अरे ये देखिए, आकाश आनंद की बात कर रही हूँ, मायावती जी की बात कर रही है। डरे हुए लोग हैं। अगर डरते नहीं तो खुला हमला कर रहे हैं। अरे ये डरे हुए नहीं होते तो ये सीना ठोक के लड़ रहे होते और प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे होते कि ये 30 लाख खाली पद क्यों पड़े हुए। थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो कह रहे डरे हुए हैं। क्या सीट पर लड़ रही है? 17। ये देश का चुनाव है। डरा कौन है? नहीं, डरा कौन है? 17 वाला डरा है तो कंप्रोमाइज है। 17 पे लड़ रहे हो, इसमें 17 पे लड़ रहे हो भाई? कहाँ चले गए तुम्हारे लोग? 17 पे भी इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ये हवाई बातें नहीं चलेंगी। कहाँ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहे कैंडिडेट, मैडम प्लीज। कहीं नहीं मिल रहे कैंडिडेट इनको। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि देखिए, जब बहन जी की शासन था, देखिए दलितों को क्या चाहिए? दलितों को चाहिए मान सम्मान। बहन जी का जब शासन था तो जो मोची जूता गांठता है दरोगा सलाम करता था। जय हिंद। इनकी सरकार में दुबक जा रहे हैं डर के मारे। पर ये तो कह रहे हैं बड़ी इज्जत दे रहे हैं। हाथरस कांड अभी याद करा दे।
तो क्यों फूंक दिया तो ये आपने? आकाश ने Y+ सिक्योरिटी क्यों ले ली, ऐसा क्या है? नहीं हाँ, उन्होंने और ली। भाई ने 2-3 बार जिक्र किया। नहीं, अच्छा, मुझे जब बीरेन जी ने बताया तब ध्यान आया। नहीं सिक्योरिटी उनको दी गई कि वो आपको इतने नहीं बड़े- मिली सिक्योरिटी, आकाश को मिल गई। नहीं सुन नहीं, लीजिए। इनकी भी जान को देखिए, खतरा होगा तो मिल जाएगी। जब ब्रजेश जी। जब लगा खान एक साहब गनर, की एक जान गनर। नहीं दे मिल जाएगी। एक गनर दो। गनर गनर नहीं खान चाहिए। साहब को मिल जाएगी, गनर हमको इनके नहीं जान को चाहिए। खतरा नहीं होगा चाहिए। तो मिल जाएगी। ब्रिजेश जी आपको अपनी वो तो घटना बता प्रशासन देता का काम हूँ, है। सुन लीजिए। जब मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा था तो 2 गनर मुझे मिले थे, मैं अपने गाड़ी में बैठने नहीं देता था, तो आकाश कैसे कहते थे करें? पीछे वाली तो बैठो। आकाश कैसे? आकाश बड़ी जनसभाओं को कर रहे हैं, हमला हो सकता है, तो इसलिए उनको इतनी बढ़िया योगी जी की सिक्योरिटी आप कह रहे हो, काहे हमला की हो जाएगा? सिक्योरिटी साहब, काहे की सिक्योरिटी? गोरखपुर में व्यापारी को मार डाला, गोरखपुर में रहते हुए व्यापारी कौन को सा मार दावा डाला। आपके दोस्त कर अरे रहे ये हैं? पता नहीं क्या खान साहब क्या क्या कुछ भी करते रहते बोलेंगे। हैं, कुछ भी करते खान रहते हैं। साहब कुछ सबका भी विकास, बोलेंगे। सबका विश्वास, कुछ सबका भी ये सब अच्छा, बोलेंगे। थोड़ा सा वक्त का अभाव है। इन्होंने एक आज एक थोड़ा सा चीज cooperate कर ली। करें। अरे थोड़ा कुछ तो cooperate अब इन्होंने कह दिया बोला मुसलमानों करिए। को बांट दिया, पसमानदा मुसलमान और कौन सा अरे हम मुसलमान? सभी होंगे मुसलमानों हम की कौन बात कर रहे पसमानदा? हैं, खान पसमानदा साहब। सभी होते हैं, हम तो आपकी भी सभी बात कर रहे धर्म हैं। जाति आपकी में भी बात पसमानदा कर होते रहे हैं, हैं। इनके जाति में आपकी भी आराम से बात मेरे से कर बात रहे हैं। करिए। हम आप सब देखिए सबकी बात इनके कर रहे जात हैं, में भी खान साहब। पसमानदा होते हैं। आप कसम थैंक यू। के बारे मैं में ब्रजेश पढ़े शुक्ला हो, जी को नफरत इनवाइट की राजनीति थैंक यू। बात कर रहे हो। नफरत की राजनीति मैं आप ब्रजेश करते हो, शुक्ला जी को आप स्क्रीन कर पर रहे आ हो। जाए। धन्यवाद आप ब्रजेश बात शुक्ला जी करिए। को स्क्रीन पर आ जाए। ब्रजेश जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या भविष्य देखते हैं, ये मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनकी तरफ दलित आकर्षित होगा या फिर अपने मूल में ये लौटेगा, ये जो नई लीडरशिप डेवलप हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने देखा है, आप देखिएगा वो जो वोट इनको 12% मिला था बसपा को, वो उनका अपना वोट था, जो कैडर वोट था। अरे ठीक है, और इस बार भी अरे मैंने ठीक है देखा डॉक्टर साहब रुक जाओ, ऐसे नहीं। 12:30 को अरे ठीक है देखो यार। ब्रजेश जी, इनकी तसल्ली के लिए 12:30 बोल दो। 12:30 बोलो हाँ ना। ठीक है, ओके, बोलिए ब्रजेश जी। 13% मिला था, 13% मिला था, 14% मिला था। ठीक है, हाँ कोई बात अब आप नहीं। बोले पर नहीं आप देखिए, आप प्लीज ना प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, कोई आज डिबेट में सब अनुशासन में रहे, आप भी रहिए। बोलिए ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश जी चलो, बोलिए जो है- ना प्लीज प्लीज। हाँ मैंने करेक्ट कर दिया, बोलिए। वो जो है वो वोट कहीं कटने नहीं जा रहा है। जी। इस बार मैं जहां भी गया, बसपा का वोट बसपा को जा रहा है, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। और ये जो नेतृत्व उभर रहा है, जो भाई चंद्रशेखर तो सिर्फ एक सीट पे लड़ रहे हैं ना, और एक सीट पे वहां पर वोट बंटवारा हो रहा है। बाकी सीटों में जो बसपा का वोट था, जो कैडर वोट था, वो बसपा को ही जा रहा है। और इस बार मैंने कई सीटों, मैंने करीब 5 सीटों को मैंने जाकर देखा है, तो वहां पर कोई कटौती नहीं है। अब वेरी गुड समस्या बोल ये रहे है- हो, जब वो फैक्चुअल नहीं। बात अगला आदमी कर रहा है तो सुन नहीं रहे हो। नहीं। अब आपके पक्षी बातें को, हाँ वेरी गुड वेरी नहीं, गुड। नहीं, कटौती अरे नहीं। रुक जाओ खान साहब, हाँ बोलिए ब्रजेश जी, कंटिन्यू। वो बस इनकी समस्या ये है कि अतिरिक्त वोट कहां से लाएंगे। मुस्लिम वोट में इंडिया गठबंधन का अपना वो है, और मुझे, मैंने ध्यान से देखा, मैंने सब जगह बात की, लगातार बात की, मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा भी किया है, लेकिन बड़ा हिस्सा इंडिया के। तो समस्या ये है कि अतिरिक्त वोट इनको कौन सा मिलेगा, इसकी चिंता बसपा को करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब इस डिबेट का हिस्सा बने, और बहनों भाइयों आप सबका भी धन्यवाद। ये राजनीतिक विश्लेषण आगे भी जारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।